टीचर्स एकेडमी भागलपुर आप सभी मित्रगणों का 30 दिसंबर 2021 पेपर 1 सीडीपी के 30 बहुमूल्य प्रश्नों में स्वागत है दोस्त। पहला प्रश्न है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो कूदना, देखें, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन ऑन एंड हॉप बिफोर शी कैन एस्केप। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? तो कूदना, लंबी लंबी छलांग, बड़े बड़े छलांग लगाने से पहले चलता है एक बच्चा, उछलता है यानी हल्का फुल्का जंप, जैसे हिप हॉप, जैसे नदी रोड पे पानी जैसे कि जम गया कहीं पर तो बच्चा थोड़ा सा जंप करता है, हाँ, उछलता है, हल्की फुल्की उछल कूद। तो कूदना बड़े सेंस में लिया गया है, यानी बड़े बड़े जंप वगैरह। तो ये विकास को किस सिद्धांत में के अंतर्गत आते हैं? चौथा विकल्प देखें, परिपक्वता, मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस। परिपक्वता समझ लें कि हेरिडिटी, आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ, अनुभव वातावरण यानी समाज से जुड़ा हुआ। दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। यस, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, ना जी, यह जीवन पर्यंत चलते रहती है, यानी सततगामी होती है। यह तो बिल्कुल गलत है। विकास पूर्व अनुमानित, प्रतिमान, पूर्व अनुमानित अर्थात भविष्यवादी का सिद्धांत, प्रेडिक्टेबल थ्योरी, प्रेडिक्टेबल, और यहाँ पर हमारा दमदार उत्तर होगा दूसरा। एक नंबर भी सही है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित होते हैं, सहसंबंधित होते हैं, अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सहसंबंधित है, कोरिलेटेड है। यदि शरीर का विकास, शारीरिक रूप से किसी को प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बीमारी आ जाती है, तो बीमारी होने पर क्या होता है आपने देखा होगा, शारीरिक रूप से बच्चा जो है डिक्रीज हो जाता है, तो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, यानी संज्ञान भी उसका प्रभावित होता है। सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। 10 गो दोस्त मुहिम जो उठते बैठते थे, आज वो धीरे धीरे साथ छोड़ते चले जाते हैं। कोरोना यदि किसी को हो गया, सोच के देखिए, ईश्वर ना करे किसी को हो, तो कोरोना हो गया, शारीरिक विकास। और सामाजिक भी तो प्रभावित होता है, नैतिक मूल्य भी तो प्रभावित होता है, संज्ञान का विकास, सांवेगिक विकास, इमोशनल, कॉग्निटिव, दोनों भी तो प्रभावित होता है। बिल्कुल, एक नंबर भी सही है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से सहसंबंधित होते हैं। और दूसरा नंबर आपका जो कि दिया गया है, क्या कि विकास जो है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का क्या करता है? अनुसरण करता है। पूर्व अनुमानित अर्थात भविष्यवादी सिद्धांत, भविष्यवाणी की जा सकती है कि बाल्य विकास, शैशवावस्था, फिर उसके बाद जो है बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, तब फिर आएगा प्रौढ़ावस्था, ये युवावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, तत्पश्चात जाकर के वृद्धावस्था। तो कोई भी व्यक्ति भविष्यवादी कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि पहले बच्चा धीरे धीरे रेंगता है, फिर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी उछल कूद करता है, तब फिर बड़े बड़े जंप करता है। तो यह सिद्धांत भविष्यवादी सिद्धांत, प्रेडिक्टेबल थ्योरी, प्रेडिक्शन थ्योरी कहलाती है। नहीं समझे? उल्टाइए नोट्स, देखिएगा। दूसरा विकल्प काफ़ी पॉजिटिव होगा, एक विकल्प भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा तो सरासर गलत है। टू विल बी द राइट आंसर, यानी 100% विकल्प, और ये सब 90%, 99% सही हैं। यही संज्ञान के बारे में पूछता, तब हम लेते कि पारस्परिक रूप से सहसंबंधित होते हैं। टू विल बी द राइट आंसर। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, है ना जी। क्वालिटेटिव, क्वालिटी, और क्वांटिटी दोनों होता है शामिल, एक जैसे वृद्धि और विकास। अर्थात विकास को हमने बताया था, यही है सब कुछ,
बोले तो वृद्धि ही विकास भी है। और विकास जो होता है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। केवल मात्रात्मक हो गया तब तो वो वृद्धि हो गई, और गुणात्मक केवल तो वह विकास, लेकिन गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है विकास। मात्रात्मक जिसे मापा जा सकता है, और गुण जिसे हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से माप सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं, डायरेक्टली अवलोकन करके नहीं। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, भौतिक यानी कि बाहरी परिवर्तन, यार आंतरिक परिवर्तन भी तो होता है, संज्ञान का, सामाजिक गुणों का, नैतिकता का होता है ना। तो भौतिक परिवर्तन माने बाह्य है, फिजिकल। और क्यों होगा चौथा विकल्प? तीसरा हमारा उत्तर होगा 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो कि बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? हाँ, तो लालन पालन का मतलब समझ रहे हैं? लालन पालन, अच्छा, नर्चर यानी पालन पोषण, अर्थात देखें आनुवांशिकता, आनुवांशिकता अर्थात प्रकृति, पोषण क्या प्रकृति एक होता है, पहले समझते हैं बात को। एक है नेचर एंड नर्चर, NATURE, नेचर एंड नर्चर। नेचर अर्थात प्रकृति, बोले तो आनुवांशिकता, हेरिडिटी, और नर्चर मतलब होता है पोषण, पालन पोषण अर्थात वातावरण। तो पालन पोषण दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है। और यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भौतिक एवं सामाजिक दुनिया, भौतिक और सामाजिक दुनिया। तो भौतिक और सामाजिक दुनिया नर्चर होगा, अर्थात पोषण जिसे कहते हैं वातावरण, और यहाँ नहीं है ऑप्शन, तो इंग्लिश में तो नर्चर दिया गया है ना। आप देखिए 3 नंबर में क्या दिया है? नर्चर। आपने समझा कि नहीं? फिर समझिए, नेचर एंड नर्चर। नेचर अर्थात आनुवांशिकता जिसे प्रकृति कहते हैं, और दूसरा होता है नर्चर जिसे हम कहते हैं पोषण या वातावरण। तो वातावरण, लालन पालन वातावरण के तहत आ जाएगा तीसरा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भौतिक यानी बाहरी दुनिया, आंतरिक जो होगी वो तो आनुवांशिकता होती है ना। सामाजिक दुनिया यानी बाह्य घटक जो भी हैं, तो हम वातावरण में रहते हैं, बाह्य वैसे वस्तु, भौतिक तत्व हमें प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या जबरदस्त घुमा फिरा के पूछा है, भौतिक एवं सामाजिक दुनिया। और तीसरा उत्तर होगा निम्नलिखित कौन सा सामाजिक प्राथमिक संस्था पूछा जा रहा है। और प्राथमिक संस्था में आप परिवार देखिए किस में है, तो इधर आ गया परिवार, बाकी किसी में नहीं है, इसमें है। संचार माध्यम द्वितीयक होता है साहब, आपका पास पड़ोस, यानी सबसे पहले बच्चा किसके साथ जुड़ता है पैदा लेने के बाद? परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस। तो क्या हो जाएगा हमारा प्राथमिक संस्था यानी सोशलाइजेशन का प्राइमरी घटक। प्राथमिक संस्थाएं जो अनौपचारिक होती हैं, अर्जन के तहत आप समझिए, प्राथमिक निकाय, प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक संस्था, इसी को कहते हैं दोस्त। 4 नंबर उत्तर है। कमल स्वयं को तर्क देता है यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी। तनु यदि क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। तुम मेरा टिफिन खाओगे, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। सापेक्षतावादी उन्मुक्ता सिद्धांत अर्थात इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास या अभिनवीकरण, अभिविन्यास। हाँ, आपने समझा कि नहीं समझा? फिर समझिए। यदि एक बच्ची किसी को पीट देती है, बदले में दूसरे को वह भी रिप्लाई में पीट दी, तो वह किस नैतिकता के चरण पर है? तो वह यांत्रिक, माने जैसा को तैसा, एज इट इज, अनुकरण करना इसमें आता है, कॉपी करने वाली बातें। तो हो गया ना प्रश्न में, क्रेयॉन मुझे तुम दोगी, हाँ तो हम तोड़ा देंगे।
तुम यदि हमको जो है ना डिज्नीलैंड ले जाओगी घुमाने ए बबुनी, तो तोरा हमहू ले जाएंगे, चांद पर के पार ले चलेंगे, चांद के पार चलो। हाँ, ये गाने वगैरह कहीं ना कहीं सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत, सापेक्षतावादी यांत्रिक उद्देश्य, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन की ओर इंगित कर रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? किस चरण? उतना प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है। क्या कह रहा है संज्ञानात्मक विकास? जीन पियाजे वाला बात। हाँ, संरक्षण करने में असक्षम है, यानी असंरक्षणवाद। हाँ, कंजर्वेशन करने में असफल है बच्चा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के उम्र पर है बच्चा। होगा ना तीसरा उत्तर। बच्चा संकेत वस्तु को दर्शाता है, फलना चिलना ढिमका सुदृढ़ करता। अरे संरक्षण नहीं कर पा रहा है बच्चा, रिवर्स नहीं कर पा रहा है, अर्थात प्रतिवर्तता नहीं कर पाता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं करके इरेवर्सिबिलिटी और प्रतिवर्तता, जिसे अनुत्क्रमणशीलता बोलते हैं, नौ पलटने का गुण। और तीसरी अवस्था में हुआ तीसरा उत्तर। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है। क्या सोचती है? कि लंबे गिलास में छोटे बर्तन से अधिक पानी आता है। हाँ, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया, यानी एक बर्तन में जितना पानी है उतना ही पानी दूसरे लंबे वाले बर्तन में डाला गया। फिर भी बोलती है वो बच्चा कि इसमें ज़्यादा पानी है। हाँ, इसमें ज़्यादा। तो वो चौड़े बर्तन पानी, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन पलटाई। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? किस योग्यता की कमी के कारण है? अकेंद्रीयता, केंद्रीयता, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन जिसकी हिंदी होती है विकेंद्रीकरण। अरे यारा, यहाँ पर क्या मतलब? प्रश्न सीधे सीधे समझिए। क्या है प्रश्न? 2 आयतन जो है अलग अलग है, जिसका वैसा गिलास है। एक लंबा वाला बर्तन है, एक जो है ना थोड़ा फैला हुआ बर्तन है। पानी इसमें डाल दिया, तो बच्चे ने कहा कि इसमें ज़्यादा पानी है। तो यह समझ नहीं विकसित हो रही है, ये योग्यता की कमी है। तो किस कारण है? तो ये होता है संकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। बच्चा केंद्र को देखता है। संकेंद्रीकरण अर्थात जो पाया जाता है क्या? केंद्रीकरण का भाव, केंद्रीकरण का भाव, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर को देखना। 2 मार्कर है, जैसे एक मार्कर को ऊपर उठा दिया, दोनों बराबर हैं हालांकि, जिसको आप ऊपर उठाएंगे ना बच्चा उसके सेंटर को देखता है। और केंद्रीयकरण यानी कि यह लंबा बड़ा है ज़्यादा, ऐसा बोलता है बच्चा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और यहाँ अकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे भला बताइए ऑप्शन लिया गया है? केंद्रीकरण होना चाहिए ना, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन दिया गया है ना। खैर, आपका उत्तर तीसरा होगा, लेकिन विकल्प गलत दिया गया है। बाकी क्रमबद्धता, क्रम वगैरह बात है नहीं दोस्त। सीरिएशन, आनुपातिक तर्क ऐसा नहीं है। सोपान क्रमिक वर्गीकरण, वर्गीकरण करने की योग्यता, तो योग्यता डेवलप हो गया, ये तो पॉजिटिव रूप में आ गया ना। आपको नेगेटिव में जांच करना है कि कमी किस बात की है। तो कमी किस बात की है, किस योग्यता की कमी के कारण हो रहा है? तो केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, आहा, किस योग्यता की कमी के कारण हो रहा है ऐसा, मैंने अकेंद्रीकरण। वाह जी वाह, बहुत अच्छा फंसाया है। चलिए तीसरा उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिए। नेक्स्ट बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है। प्रयास तो किया ना, लेकिन अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा पंजे, अध्यापक कहता है कि सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है। माने बच्चे, अध्यापिका मदद कर रही है और बच्चे का भी प्रयास आपको दिख पा रहा है। नहीं दिख रहा है? अगले स्टेटमेंट में देखिए तो
तो यही तो पाढ़ निर्माण इसके फोल्डिंग है, जिसे ढांचा निर्माण या मचान निर्माण भी कहते हैं। 3 आंसर होगा। ले वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सोसाइटी से संबंधित है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक। पहला उत्तर है ना दोस्त। पहला नंबर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, अंतःक्रिया, उसका जो दृष्टिकोण है वो समाज पर आधारित है। और जैसे समाज आ गया, संस्कृति वगैरह, तो वह वाइगोत्स्की की देन है। 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो रचनावादी कक्षा है, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो स्वक्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग करके, अर्थात थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, यानी खुद की गतिविधि। महात्मा गांधी का टोपी बनाता है, मोबाइल में पानी डालता है, मोबाइल को बाल्टी में कभी डाल देगा, मोबाइल को खिड़की के बाहर फेंक देगा, कभी फेविकॉल वगैरह हाथ में ले लेगा और उसको जो है ना आपके कमीज़ में पोंछ देगा। कभी बच्चा मार्कर वगैरह ले लेता है, वो कलर रंग ले लेता है अपने नाक में, कभी मूंछ बना लेगा। तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, नन्हे अन्वेषक हैं, नन्हे ज्ञान के सृजनकर्ता वैज्ञानिक हैं। कहा ना जीन पियाजे ने, क्यों नहीं होगा स्वतः, सेल्फ आ गया, सक्रिय ज्ञान के निर्माता। बड़ों का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, नहीं होगा। बड़ों द्वारा ये हो भी जाता, कब हो जाता? जब रचनावादी नहीं होता, व्यवहारवादी के अनुसार होता है ना। जैसे BF स्किनर वगैरह, इवान पेट्रोविच पावलाव वगैरह हो गया, कुत्तों पर प्रयोग, व्याख्या वगैरह पे जोड़ देना नहीं, पुरस्कार के लिए तो बाह्य अभिप्रेरणा है। 4 नंबर उत्तर। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय यानी दूसरे की भावना, इच्छा, व्यवहार को समझने की योग्यता, तो जब दूसरे आ गए, क्या दूसरे आ गए तो इंट्रा पर्सनल होता है, क्या इंट्रा पर्सनल। तो यहाँ पर आप देखिए 1 नंबर उत्तर होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, प्रत्येक सेट में ही इंट्रापर्सनल को अंतराव्यक्तिक बोला गया है, जो कि गलत है। इंट्रापर्सनल की हिंदी होती है अंतर्व्यक्तिक। इंट्रापर्सनल की क्या होती है हिंदी? अंतर्व्यक्तिक। और इंटरपर्सनल मतलब अंतराव्यक्तिक। इंटरपर्सनल में, इंटर नाम से स्पष्ट है, तो खुद के गुण आदि व्यवहार का ख्याल रखते हैं। क्लियर है दोस्त? हाँ, तो आप पिछला बार का, इस बार का लिया गया सीटेट का सारा हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत उठा लीजिए। उसमें सब में हिंदी जो दिया है उसकी अंग्रेजी गलत दी गई है, अदली बदली कर दिया है, अदली बदली थारी लोटा ले लो। चलिए, यहाँ पर नहीं है कोई विकल्प, आपका अंतःव्यक्तिक बुद्धि दिया गया है और अंतःव्यक्तिक आपको जाना है। हालांकि यह भी आपका, यह भी नहीं, यही उत्तर होगा। अंतःव्यक्तिक नहीं समझे? दिमाग को खाली कीजिए, सारी बातें भूल जाइए। देखिए बताता हूँ, सुनिए। एक होता है इंट्रापर्सनल। क्या? इंट्रापर्सनल, दूसरे का ख्याल रखना, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं इंट्रापर्सनल को? इंट्रापर्सनल को हिंदी में बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक। क्या? अंतर्वैयक्तिक या व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर्श इंटेलिजेंस। सुन लिए? फिर सुने अगला, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या? इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल को कहा जाता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। और इसी का अन्य नाम है अंतःव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतःव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक बुद्धि। और हिंदी की जब बात करिए, यही अंतःव्यक्तिक, जिसका हिंदी में दूसरा नाम अंतराव्यक्तिक है। क्या? अंतराव्यक्तिक है, अंतःव्यक्तिक। ओहो, फिर सुनिए, देखिए ये, हाँ,
दूसरे व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं ना, तो दूसरे व्यक्ति जिसको कहेंगे हम इंट्रा, इंग्लिश में एकदम सेम रहेगा इंट्रा। और इंट्रा जो होती है उसी को हम कहते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है जी। और दूसरा नाम इसी का है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। तो अंतर्व्यक्तिक या अंतर्वैयक्तिक, इंट्रा पर्सनल। अब देखें, जब खुद का ख्याल रखेंगे, किसका? खुद का, खुद का, निजी का। तो जब खुद का ख्याल रखेंगे तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। और जो इंटरपर्सनल होता है उसी को आप कहते हैं अंतराव्यक्तिक बुद्धि या अंतःव्यक्तिक बुद्धि या अंतःव्यक्तिक। यहाँ तो ऑप्शन में अंतःव्यक्तिक और व्यक्तिगत बुद्धिता, व्यक्तिगत अर्थात 1 नंबर उत्तर होगा जी, 1 नंबर उत्तर होगा। बिल्कुल, आप चेक करें, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। और यदि बात किया जाए इंग्लिश में, तब तो यहाँ इंग्लिश सही है साहब, 1 नंबर में इंट्रा पर्सनल दिया गया है। चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में तब तो सही है। अरे बाबा रे बाबा, दिमाग की दही बना देता है। तो खैर चलिए आगे देखा जाए। खैर निराश नहीं होते हैं, बस इतनी ही बातें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? इस क्वेश्चन को मारिए गोली, कॉन्सेप्ट को समझिए बस। इंटरपर्सनल बोले तो खुद का ख्याल रख करके, ठीक। और इंटरपर्सनल को आप बोलते हैं अंतराव्यक्तिक या अंतःव्यक्तिक या व्यक्तिगत आत्मानुभूति। और जो होता है इंट्रापर्सनल उसी को अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। क्या? दूसरों का ख्याल रखने वाली बातें। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि इसी को बोलते हैं, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, बस इतनी चीज़ है, बस हो गया जी। आइए अगला प्रश्न। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट। लीजिए, पुरुष डॉक्टर बन सकता है और महिलाएं नर्स बन सकती है या अध्यापिका। कर रहा है क्या? जेंडर रूढ़िवादिता, बोले तो जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना जी। चलिए प्रश्न को पूरा पढ़ा जाए। तो अच्छा, नहीं भी दिया गया है, वाह। अध्यापकों को उदाहरण देते महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में, अच्छा इसमें नोट दिया गया है और इंग्लिश मेले में नोट नहीं है। ओहो, क्या सीटेट वाले करते हो गुरुजी, स्पेशलिस्ट। देखिए दोस्त, नोट नहीं है इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में नोट है। तो आपका उत्तर भी ना आपका उत्तर जो है जेंडर रूढ़िबद्धता। यदि पूछ रहा है नहीं हटा करके, नहीं है, इंग्लिश के साथ आप दूसरे में जाइएगा और हिंदी वर्जन के साथ आपको जाना पड़ेगा ये 4 नंबर में, जेंडर समरूपता अर्थात जेंडर कॉन्स्टेंसी। मतलब भेदभाव नहीं करना। कैसे? सीमित नहीं करना चाहिए। सीमित जब नहीं करना चाहिए, माने सबको समान रूप से देखना चाहिए, समरूपता, समानता। तो तब 4 हो जाएगा हिंदी के अनुसार और इंग्लिश के अनुसार 2 हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग भेदभाव। क्यों? एक लड़की को, महिला को नर्स व अध्यापिका और पुरुष को डॉक्टर या पायलट। तो लिंग भेदभाव कर रहा है ना इंग्लिश के हिसाब से। टीचर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट, माने रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए देमसेल्फ। किसको? बच्चों को। टू एग्जाम्पल्स विच डेपिक्ट वुमेन एज नर्सेज एंड टीचर्स एज मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट एज दिस लीड्स। मतलब नेतृत्व किस भूमिका में, इस भूमिका में नहीं करना चाहिए रेस्ट्रिक्ट। अरे यार, ये तो समरूपता की ओर इशारा कर रहा है ना, कि माने भेदभाव नहीं करने वाली बातें हो रही हैं। यहाँ रूढ़िवादिता कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में दिया गया है यहाँ नॉट, हिंदी में भी नॉट है कि पुरुषों को डॉक्टर या पायलट तक सीमित नहीं करना चाहिए। तो इसे जेंडर समरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे? जेंडर समरूपता। यानी बेहतरीन आपका हो जाएगा उत्तर 4 नंबर।
2 नंबर नहीं जी। अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर एम्पावरमेंट, नहीं। लचीलापन क्यों नहीं होगा? माने लड़का है तो उस तरफ हम झुक गए और लड़की है तो इस तरफ झुक गए। माने जैसा व्यक्ति है, जैसा मतलब लिंग है, उस आधार पर उनको कार्य बांट देना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। 4 नंबर उत्तर होगा 100%। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट समृद्ध जो माहौल है आवश्यक है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। ये तो भाषाई विकास में प्राथमिक स्तर पर कक्षा में मुद्रित परिवेश आवश्यक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ए सही है। आर भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। भावनाओं की अधिगम में, भावना अर्थात आपका जो है भावना वगैरह, इमोशंस वगैरह महत्वपूर्ण होता है। इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। तो यह भी तो सही है ना, ये भी तो सही है। संवेग वगैरह कहीं ना कहीं आप अभी प्रेरणा से जोड़िए, मोटिवेशन से, तो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। आर सही व्याख्या, यस, ए सही व्याख्या करता है आर को। ए के अंतर्गत जो भाषा वगैरह है, प्रिंट समृद्ध माहौल है, वो तो आ जाएगा ना। 13 नंबर का 2 होगा उत्तर जी, बिल्कुल। देखिए ध्यान से, 2 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। आर मन, अरे यार क्या अभी, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। आर सही व्याख्या नहीं है ए का, मतलब ए तो है आर का। इस प्रकार सोचिए ना तो एकदम पॉजिटिव नजर आएगा। दूसरा उत्तर होगा। आर तो व्याख्या नहीं कर रहा है ना ए का, ए बड़ा पक्ष है, व्यापक स्कोपियस पक्ष है, तो आपका ए व्याख्या कर रहा है आर का। कोई कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, दूगो, ठीक, एक स्टेटमेंट दे दिया कथन और उसके आधार पे कारण, रीजन दे दिया। तो आपसे इस बार पूछे जा रहे हैं कि ए नंबर जो भी ऑप्शन, ए नंबर जो भी स्टेटमेंट है, क्या रीजन आर का व्याख्या करता है या आर रीजन ए की व्याख्या करता है? बस यही देखना है। 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब हरजोत अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है, माने स्टार नहीं मिलता है, अच्छा नंबर नहीं मिलता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? माने फॉर्मेटिव असेसमेंट दीजिए बच्चे को, अपना काम दोहराने के लिए कहना, माने रचनात्मक प्रतिपुष्टि। अब अपना काम दोहराने के लिए बार बार रिपीट करने नहीं बोल रहा है। बाकी आप देखिए कि 2 नंबर विकल्प गलत नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले, यानी कि स्टार दीजिए एकदम, ए प्लस प्लस प्लस, यानी कि सितारा पॉजिटिव वगैरह दीजिए, ए ट्रिपल प्लस, ए डबल प्लस। तो नंबर के लिए नहीं ना पढ़ाते हैं, बच्चे में रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन हो, निर्माणात्मक आकलन होना चाहिए। और 1 नंबर में आपका दिया तो है रचनात्मक आकलन, सी नंबर ऑप्शन देखिए। यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी प्रदत्त कार्य यानी कोई भी होमवर्क दिया गया कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले, इससे उसकी आदत मिल जाए, बन जाएगी। बताइए, कोई पुरस्कार है वो नहीं मिले, अब बच्चा उस हिसाब से कार्य कर रहा है तो उसे सितारा, ग्रेड वगैरह भी तो मिलता चला जाएगा। तीसरा कैसे नहीं होगा गलत? तो उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मत दीजिए, तब बच्चा पढ़ने क्यों आया है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का तब तो हनन हो रहा है ना। 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, हम लिखेंगे कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो की विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। पोर्टफोलियो क्या होता है? लिखित कार्य, डे बाय डे रिटर्न वगैरह, बच्चे की दैनिक प्रगति का या ह्रास का लेखा जोखा होता है। हाँ, तो बोल रहा है कौन सा नहीं आता है उसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो देखें, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान दिए गए कार्यों का, समय विशेष के दौरान अर्थात टाइम के अनुसार कार्य का संकलित
करना, विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालना कि बच्चे परिवर्तन हो पा रहा है कि नहीं, अवधारणा में सुधर रहा है कि नहीं, तो यह भी तो लेखा जोखा होता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने का, क्या करने का? पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स स्टूडेंट इन डिज़ाइन, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, यानी बच्चे के अभिकल्पित, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न रहते हैं। तो मूल्यांकन का एक पार्ट है, एक पक्ष है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता यानी सेल्फ रेगुलेशन, आत्म विनिमय यानी स्वनियमन की ओर बढ़ावा देता है। बेहतरीन तो है। पोर्टफोलियो में असंबंध यानी नहीं जुड़ा हुआ, नॉट रिलेटेड, परीक्षण और क्विज होते हैं। ऐसा थोड़े होता है, उसी बच्चे के जुड़े हुए क्रियाकलाप से संबंधित होता है, असंबंध नहीं होता है। और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करता है। अधिगम का उत्पाद क्या? 90% रिजल्ट आया, तुमको 89% आया, तुमको 9 CGPA आया, 8 CGPA आया, यानी अधिगम का जो उत्पाद है उसको सुनिश्चित करते हैं। और यही तो विशेषता नहीं होगी, यही तो विशेषता नहीं होगी कि पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण, यानी जो पढ़ाई से बाहर है बिल्कुल पूरी तरह से, पढ़ाई वगैरह सिलेबस वगैरह कुछ नहीं, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वो नहीं, बाहरी दुनिया की बातें। पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ डिस्कनेक्टेड टेस्ट, ऐसा टेस्ट, ऐसा क्विज जो डिस्कनेक्टेड करता हो, बच्चे से संबंधित ना हो। और 4 नंबर आपका नहीं होगा, नकारात्मक वाला होगा, निगेटिव वाला, और 4 ही तो उत्तर होगा। शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टू अकम्प्लिश द गोल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम, माने नियमित विद्यालय होता है ना, समावेशी कक्षा। हाँ, तो समावेशी कक्षा जो होती है क्या करना चाहिए, क्या होता है उसमें? तो बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकता, यानी प्रत्येक बच्चे का रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर पढ़ाते हैं। बिल्कुल यही तो है समावेशी कक्षा, नियमित विद्यालय। व्यक्तिक विभिन्नता का निरादर करना और एक समानता निश्चित करना, एक समान नहीं, अलग अलग रूप में बच्चों की बुद्धि होती है, परिवेश होता है। दूसरा विकल्प क्यों लीजिएगा उत्तर, ये तो निगेटिव है। अधिगम को सहज यानी प्राकृतिक, दैनिक जिंदगी से जोड़ने वाला बात, हाँ, अनुकूल होना चाहिए। तीसरा विकल्प भी बेहतरीन है, सहज, प्राकृतिक, नैसर्गिक होना चाहिए। प्रत्येक के लिए व्यक्तिक शिक्षा योजना बनाना, यानी व्यक्तिक विभिन्नता का ख्याल रखना। 1, 3, 4 पॉजिटिव होगा, उत्तर होगा 3 नंबर। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, यानी संवेदनशील, अति संवेदनशीलता। माने कभी कभी ज़्यादा, मतलब क्या है ना, वेरी सेंसिटिव हो गया। हाँ, संचारण में शाब्दिक क्षीणता, और जब शब्द वगैरह का कोई प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है या फिर ताली वगैरह बजा रहा है और शाब्दिक प्रयोग, हिंट्स वगैरह दे रहा है, तो नित्य क्रम पर अन्य व्यक्ति अति निर्भर और दूसरों से नज़र चुराना, यानी ध्यान नहीं देना, अपने ही में लीन रहना, डूबे रहना, स्वलीनता ऑटिज्म कहलाता है। 3 नंबर उत्तर होगा। ऑटिज्म, जैसे एक प्रश्न आपने देखा होगा, पत्ता वगैरह लिया, पत्ते में ही डूबा रहता है, उसी के बारे में सोचते रहता है, बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ये क्या है? स्वलीन, खुद में लीन है बच्चा। ऑटिज्म टाइप का स्पेक्ट्रम है, विकार है, स्वलीन स्पेक्ट्रम होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, दूसरों से नज़र चुराता है, यानी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और पढ़ने में वो पिछड़ते हैं, तो दूसरों पर अति निर्भर होंगे, डिपेंड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्वलीन स्पेक्ट्रम, स्वलीन होगा, स्वलीनता, ऑटिज्म। तीसरा उत्तर, निम्न में कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह, यानी हाशियाकरण, जो मार्जिनलाइज्ड वाले बच्चे हैं, जिनसे भेदभाव होता है, प्रभावशाली नहीं रहेगा? कक्षा में चर्चा में शामिल होना एकदम बहुत अच्छी बात है, ये प्रभावशाली होगा। विद्यालय में सभी गतिविधि में बच्चा का सहभागिता, यानी सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव, बिल्कुल होना चाहिए ही।
बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग। बच्चे रुकने चाहिए विद्यालय में, ठहरने चाहिए, ऐसा नहीं टिफिन के बाद भाग गए, मतलब एक शिक्षक की शिक्षण विधि में दोष है। बच्चे की उपस्थिति, अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है पूरा 100% रेशियो वाला, तो मतलब बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, अनुपस्थित होना चाहते हैं। तो अनुपस्थित हो रहा है, किसका दोष है? टीचर का। टीचर में दोष है, शिक्षण विधि में रुचि के सिद्धांत के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये तीसरा भी तो सही है, पढ़िए ना घुमा फिरा के। बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी इस विकल्प के माध्यम से समझिए कि टीचर खुद की जांच पड़ताल मॉनिटरिंग करे कि क्यों नहीं बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति अटेंडेंस हो रहा है, क्यों बच्चे ठहर नहीं रहे हैं। मध्याह्न भोजन अवकाश योजना, पोषण मिड डे मील जो होता है, पोषण योजना नाम बदल के कर दिया गया है ना, तो उसे खा लिए, उसके बाद भाग गए चार दीवारी तरफ करके। तो क्यों नहीं बच्चा रुक रहा है? क्योंकि टीचर की अध्यापन शैली में दोष है। तो ये तो पॉजिटिव है। समूह संबंधता, यानी समूह बनाइए, बच्चे को पृथक पृथक कीजिए। यही तो आपका उत्तर होगा जो नेगेटिव है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है आपसे, और यही गलत होगा, यही उत्तर होगा दोस्त। समझे क्वेश्चन को? जबरदस्त। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से मिलान करें दिव्यांगता वर्णन। मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। तो देखें, डिस्फेजिया, संतुलन, सूक्ष्मता, गत्यता, निर्माण, गतिक बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के। देखिए डिस्फेजिया है, तो डिस्फेजिया है तो आप इतना जानिए बच्चे में भाषाई विकार होगा, ये चौथा। तो ए आपका जाएगा 4 के साथ, ए किसके साथ? 4 के साथ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका पहले 4 आ गया, फिर संतुलन नहीं। बी नंबर में आइए, डिस्पॉक्सिया यानी कि डिस्प्रैक्सिया है। तो जब डिस्प्रैक्सिया आ गया तो यह सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल अधिगम निर्योग्यता होता है। गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के काम में कठिनाई, अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल बोले तो क्या? लिखना, पढ़ना, बोलना, गणितीय अक्षमता, सारे चीज को मिला जुला के आप कहेंगे डिस्प्रैक्सिया। और यहाँ बी का होगा आपका 1 नंबर, ठीक है दोस्त, 1 नंबर। अब सी में बात कीजिए, डिस्कैलकुलिया, तो कहाँ है? गणितीय अक्षमता, वह दिव्यांग जो शिक्षार्थी। गणितीय 3 नंबर में है ना, तो सी के साथ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक। और बच गया डी, डिसग्राफिया, यानी लिखने में है बच्चे को प्रॉब्लम। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया कहता है दिव्यांगता जो संबंध लिखने की योग्यता, क्या? लिखने की योग्यता। तो डी में जाएगा आपका दूसरा, ठीक। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए तो समझे? यस, 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन यानी कि निर्माणात्मक या सृजनात्मक, फॉर्मेटिव, क्रिएटिव, जैसे अपसारी चिंतन, खुले अंत वाले, मुक्त अंत वाले, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो रचनात्मक चिंतन कैसे बच्चों में सुसाधित कीजिएगा, परिपुष्ट कीजिएगा, पोषित कीजिएगा? हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग। तो देखिए पॉजिटिव विकल्प मिल गया उत्तर। शिक्षार्थी पर सतत रूप से निगाह रख करके, सतत रूप से निगाह रखिए। निगाह, सर्विलेंस माने सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, निगाह रखने वाली बात है। सतत आकलन का प्रयोग करवाइए, ऐसा नहीं। माने बी कीपिंग कॉन्स्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर्स, माने स्वतंत्रता नहीं देना, बच्चों को अनुशासन में बांध के रखना, गलत हो जाएगा ना। इससे में रचनात्मकता थोड़े आएगी। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता जैसे कम कुछ भी अपेक्षित ना हो, माने निपुण हो जाओ, दक्ष हो जाओ, पीएचडी होल्डर हो जाओ। तो क्या समावेशी कक्षा में सभी बच्चे प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बुद्धि के हो जाएंगे? तो सबसे अति निपुणता वाला भाव आप अपेक्षा क्यों रखिएगा? दूसरा भी गलत। तीसरा, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपना करके, तीसरा आपका उत्तर होगा कि नहीं बताइए? भिन्न भिन्न तरीका यानी अलग अलग वेरियस टाइप का टीएलएम मटेरियल,
कठिन गतिविधि का चयन करके उन्हें अनुसरण। कठिन, सरल कौन करवाएगा तब दोस्त? मंगल ग्रह का वासी अंतरिक्ष से आएगा। तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। तभी तो समावेशी कक्षा, रचनात्मक आकलन, बच्चों में प्रश्न पूछने की ताकत, चिंतन करने की अब सारी चिंतन आएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तीसरा उत्तर है। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? क्रम क्या होगा? देखिए, कहता है व्हाट सीक्वेंस अ चाइल्ड शुड अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करे बच्चा तो कौन सा पैटर्न को फॉलो करेगा? अर्थात पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन? हाँ, चलिए देखिए, समस्या समाधान विधि वही सुकरात ने जो दिया था, है ना साहब, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो सुकरात ने दी हुई थी। लेकिन 20वीं सदी के बाद से नवीनीकरण यानी आधुनिक युग में बात करें तो अमेरिका के जॉन डीवी महोदय ने इसका नवीकरण किया, नवीनीकरण, नोवेनाइजेशन। तो समस्या समाधान विधि के 6 मुख्य रूप से सोपान होते हैं, चरण होते हैं। पहला होता है प्रकरण का चयन यानी टॉपिक का, विषय वस्तु का चुनाव करना। फिर उसके बाद समस्या का परिभाषाकरण यानी जो भी समस्या है उसको परिभाषित करना होता है। तत्पश्चात आपका परिकल्पना का निर्माण करना यानी कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। तब आंकड़ों का, तथ्यों का संकलन जिसे कहते हैं आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों का संग्रहण वगैरह, है ना जी। और अंतिम में फिर 5वां आपका निष्कर्ष आता है, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अर्थात आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचे और अंतिम में फिर मूल्यांकन, छठा क्या, मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप भी छोड़ दिया गया है। पहला नंबर में देखिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। तो पहला क्या होता है, प्रकरण का जो भी टॉपिक वगैरह विषय वस्तु है उसका चयन करते हैं, तो समस्या की पहचान करते हैं, परिकल्पना बनाना अर्थात कॉन्सेप्ट वगैरह का निर्माण करना, क्या, समस्या की पहचान करना। और फिर उसके बाद जो है आंकड़ों का क्या कर लेना, संग्रहण कर लेना। और फिर उसके बाद परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस। चलिए, आंकड़ों का विश्लेषण बाद में दिया गया है, अर्थात आंकड़ों का अरे यार कहाँ मैं बढ़ गया, देखिएगा, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, तो डाटा वगैरह कलेक्ट करना, आगे मूल्यांकन वगैरह काट दिया गया है ना। तो 1 नंबर आपका सही है, माने कुछ बातों को हटा दिया गया, छिपा दिया गया। 1, 2, 3, 4 ही चरण के बारे में बोला गया है, मूल्यांकन वगैरह, निष्कर्ष वगैरह ये काट दिया गया। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, प्रकरण का चयन करना, तो समस्या का चयन कर लिए, पहचान कर लिए। परिकल्पना बनाना, परिकल्पना कॉन्सेप्ट वगैरह बनाते हैं यानी परिकल्पना का निर्माण कर देना, परिकल्पना का निर्माण कर देना। फिर परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, तो परिकल्पना का परीक्षण यानी कि मूल्यांकन वगैरह कर देना, आंकड़ों का संग्रहण कर देना बाद में आया नहीं। तीसरा विकल्प देखिए, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण यारा बाद में क्यों जा रहा है, बाद में तो परीक्षण जाएगा ना। समस्या को परिभाषित करना, और परिभाषित करना से पहले क्या होता है, प्रकरण का चयन करना, यहाँ नहीं दिया गया है। उसके बाद है समस्या का विश्लेषण करना, अर्थात इसके बाद होता है परिकल्पना का कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, लेकिन दे दिया आपका विश्लेषण। और परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उससे पहले विश्लेषण अर्थात तार्किक रूप से बच्चा चिंतन करेगा और अंत में फिर उसे नामीकरण कर देगा, परिभाषित कर देगा, समस्या का विश्लेषण। अरे फिर बह गया मैं, 3 नंबर देखना है, देख कहाँ रहा हूँ। समस्या को परिभाषित करना, तीसरा आपका उत्तर होगा, परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, फिर कॉन्सेप्ट बनाना, परिकल्पना, और परिकल्पना का अंत में कीजिए परीक्षण। 3 विल बी द बेस्ट आंसर। इंग्लिश में देखिए, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम,
ठीक, एनालिसिस द प्रॉब्लम। फिर हाइपोथेटिक करता है, हाइपोथेसाइंग करता है, यानी कि कल्पना विश्लेषण के चिंतन के ऊपरी स्तर से सोचता है। फिर अंत में टेस्टिंग यानी इवैल्यूएशन। तो तीसरा नंबर आपका उत्तर होगा बेस्ट, ना कि पहला। नेक्स्ट, वह शिक्षिका जो यह मानती है, क्या मानती है, कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? वाह जी, क्वेश्चन क्या घुमाया है। चलिए, कुछ नहीं घुमाया है, ठीक है, प्रश्न को पढ़िए एकदम। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। हाँ, तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है? बच्चे के प्रयत्न को दीजिए आप, योग्यता को, बच्चे की योग्यता, एबिलिटी को, बच्चे की योग्यता, आनुवांशिक रचना नहीं, घबराहट, नर्वसनेस नहीं। आइए देखिए, या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। तो टीचर हु बिलीव्स, मैंने शिक्षिका जो है ना बिलीव करती है दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस बाय स्टडिंग मोर। मैंने मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? योग्यता कि प्रयत्न न करेगा। मिल गया उत्तर, यस। मैंने कुछ नहीं है प्रश्न। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? किससे अधिक अपेक्षा रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली से, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए, मतलब सबके लिए समान अपेक्षा। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सबके लिए अपेक्षाएं रखिए। मैंने तुम भी बहुत अच्छे कर सकते हो, यू कैन डू इट वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, वाह 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 वाह। मैंने जेंडर और वर्ग यानी कि कास्ट वगैरह, उच्च बुद्धि वगैरह, इसको ध्यान में न रखते हुए, तो पॉजिटिव तो है, उत्तर होगा। विशेष श्रेणी यानी किसी विशेष बच्चे को, विशेष तबके समुदाय के बच्चे को ध्यान में रखना गलत। भिन्न भिन्न विषयों में लड़के लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, लड़के से अलग अपेक्षा, लड़कियों से अलग अपेक्षा, यह भी गलत। तो हुआ ना दूसरा उत्तर। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? आइए, सामाजिक संरचनावादी यानी लेव वाइगोत्स्की के आधार पर। नेक्स्ट, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। ठीक, इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, मैं हमेशा ही जीवन भर असफल होते रहूंगा। ये क्या दर्शा रहा है? बच्चा जो है ना हेल्पलेस महसूस कर रहा है, बच्चा क्या हो रहा है? निरुत्साहित हो रहा है। स्व यथार्थता माने कि सच बात है, सत्यता की कसौटी गलत है। अब सारी चिंतन मैंने कुछ बड़का एकदम तीर मारने वाली बातें तो है नहीं कि एक प्रश्न को अलग अलग पॉजिटिव नज़रिए से सोच रहा है। उपलब्धि प्रयोग, परिपक्वता यानी अचीवमेंट, मोटिवेशन, कुछ पाने के लिए मोटिवेशन, उपलब्धि। तो ऐसा तो नहीं है, बच्चा तो डिमोरलाइज है, यानी दुश्चिंता। 4 नंबर में दुश्चिंता आपका होता है, एनग्जिटी होता है यदि, तो 4 नंबर ले लेते हैं हम, एनग्जिटी। और यहाँ पर भी तो यही है कि सीखी गई निस्सहायता, अर्थात टीचर भी उसको मदद नहीं कर रहा है, बच्चा निस्सहाय महसूस कर रहा है। 4 नंबर उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर प्रोत्साहित करना चाहिए, किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तो कंठस्थीकरण, रट्टा मार को बढ़ावा दीजिएगा। क्या गलत होगा ना रट्टा मार? चलिए, फिर है कंठस्थीकरण दूसरे में भी गलत कीजिए। अनुभव जनित अधिगम यानी कि बाह्य जिंदगी से जोड़ा हुआ अनुभव, बहुत अच्छा है। विवेचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एनालिसिस, कितना बेहतरीन है। तीसरा उत्तर नहीं होगा। अनुभव जनित अधिगम, प्रत्यास्मरण, रट्टा मार, रिकॉल, मेमोराइजेशन, गलत हो गया, तीसरा उत्तर होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? अधिगम में कब बढ़ोतरी होगी दोस्त? कब? तो अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिक विभिन्नता और सांस्कृतिक अंतरों में ध्यान न रखते हो। अरे यार, व्यक्तिक विभिन्नता यानी जो भी है बच्चे में आनुवांशिकता और संस्कृति, वातावरण पर ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को। ये तो गलत है ना। प्रत्येक को एक समान कैसे? विविधता, व्यक्तिक विभिन्नता, अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढंग से संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। संकलनात्मक मतलब समझ रहे हैं दोस्त ना? उत्तर मिल गया होगा ना, दूसरा उत्तर हो गया संकलनात्मक। बात कुछ समझे? यानी कि फॉर्मेटिव टाइप का,
कैसा? फॉर्मेटिव, कंसेप्चुअल, बच्चे में कॉन्सेप्ट का निर्माण करवाइए, कॉन्सेप्ट का निर्माण करवाइए। अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल, तभी तो कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट वगैरह निर्माण होगा। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सम्मेटिव। सम्मेटिव योगात्मक, और यही वाला बोला जा रहा है योगात्मक, यानी निर्माणात्मक। अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित, अब दीजिए उसके पाठ से, जिंदगी से असंबंधित है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्यों लीजिएगा? अध्ययन सामग्री परिभाषा की सूची, मतलब रट्टा मार, तो हुआ ना दूसरा उत्तर। यस, 2 will be the right answer. Studying learning is likely to improve when, कब improve होगा? The same study material, गलत। दूसरा विकल्प, स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित करके, दूसरा उत्तर। नंबर 2 में कौन सा? अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगा, अर्थात इफेक्टिव होगा, मैक्सिमाइजिंग एकेडमिक लर्निंग टाइम, हाँ, लर्निंग के टाइम को। तो वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित हो, गलत। जब भी वह देखती है तो अनुशासन नहीं। अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है, और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है, अच्छा जी, अच्छी बात है। वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती या कराती है, माने एक ही प्रकार का गतिविधि करने वाली बात नहीं होगा। तीसरा, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है, माने दूसरे की सुविधा का ख्याल रख दिया, और जो जिसको रोका उसका सुविधा का कौन करेगा ख्याल? पहली गतिविधि करवाता है या करवाती है, क्या एकदम नहीं होगा। तीसरा, वह अध्यापक जो विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह एकदम सीधे बैठे, माने चुपचाप बैठिए अनुशासन में, गलत। दूसरा आपका उत्तर क्या है? दूसरा पढ़िए ना, अध्यापक अकादमिक अधिगम, यानी कि अकादमिक पढ़ाई से रिलेटेड लर्निंग जो है उसके समय को बढ़ा देगा, प्रभावशाली होगा। कैसे? तो दूसरा विकल्प, वह अध्यापक माने अ टीचर हु इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट हाउ लॉन्ग दे विल हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी, कब तक अपनी शिक्षण बातों को, माने अपने वो क्या बोलते हैं जी, पाठ्यक्रम सिलेबस को पूरा कर लेना है। एंड प्लेज म्यूजिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन, प्लेज म्यूजिक, और म्यूजिक यानी रुचि के सिद्धांत के साथ जोड़ करके करवा रहा है, अधिगम तो होगा प्रभावशाली। दूसरा विकल्प समझने वाली बात है, वरना तो बकथोत्तर प्रश्न है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ है, सीधा सा अर्थ है कि व्यवस्था असफल हो गई है, शिक्षण विधि में दोष है, शिक्षण व्यवस्था असफल हो गई है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। नेक्स्ट, अभिकथन आ गया, स्टेटमेंट, और इस पर आधारित रीजन, कारण पूछा जाएगा। तो देखिएगा, कहता है कि विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में, माने मीनिंगफुल रूप से परिभाषित, मतलब कि परिवेश से जोड़ करके स्वाभाविक रुचि को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। यानी बाह्य ज़िंदगी से, वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग, यानी मूर्त वस्तु जो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है उसका उपयोग, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, एकदम दमदार है ना। वस्तु का प्रयोग करवाइए दैनिक ज़िंदगी में, परीक्षण करवाइए, मानस मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानस दर्शन अर्थात मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और चर्चाएं करना एकदम पॉजिटिव है। कारण आर, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। आखिर ये जितना भी काम होगा सब तो समाज के ही अंतर्गत होगा, तो आर व्याख्या करता है ए का, तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, माने इसमें इसने लपेट लिया ए को। अधिगम की प्रकृति क्या होती है? जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, वुम्ब टू टुम्ब, है ना। और होगा हमारा ये 1 नंबर आपका दमदार उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।